अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। दोस्तों, आज मैं जिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की आपसे बात करने जा रहा हूँ वो प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेंटर इस्लामाबाद, और इसमें मेडिकल की बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्टों का नाम और डिपार्टमेंट्स में हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले नंबर पर तो हमारे पास जो है प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर आ रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर की। और जो भी स्पेशलिस्ट लोग हैं हम सारों को छोड़कर छोटे लेवल पर बात करते हैं। लेकिन स्पेशलिस्ट की मैं सैलरी की बात करूँ तो 2,67,000 आपको पर मंथ दी जाएगी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर को 2,15,000 दी जाएगी। और जी पोस्ट पीआर जो है मेडिकल ऑफिसर को 2,67,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। ठीक है जी। उसके अंदर मैं थोड़ा सा सिर्फ पोस्टों के नाम बता देता हूँ कि जी प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर या सीनियर मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी मौजूद है, जिसके लिए इनकी स्पेशलाइजेशन एनेस्थीसिया में होनी चाहिए, क्रिटिकल केयर, डर्माटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, गैस्ट्रोलॉजी, जनरल सर्जरी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, मेडिकल अंकोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ओरल एंड मैग्जीफोकल मैक्सियोफेशियल सर्जरी। ठीक है जी। पैराडोंटिक्स, उसके अलावा जी पीड्स मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, स्पाइनल सर्जरी, वेस्कुलर सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, ये सारी 18 पोस्टें मौजूद हैं इनके लिए। 19वें नंबर पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर ईएनटी मौजूद है। 20वें नंबर इसकी सैलरी भी उनके साथ ही हो जाएगी। ठीक है जी। 20वें नंबर पर जो है जनरल ड्यूटी सर्जन की, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की जो मौजूद है, जो कि 1,59,000 सैलरी उनको दी जाएगी। और उसके बाद 21वें नंबर पर हम नर्सिंग से शुरू करते हैं, जिनके मैं आपको डिटेल भी बताता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले लोग ऊपर ऊपर से सिलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, अगर वो भी किसी जॉब की इन्फॉर्मेशन मुझसे आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर प्राइवेट में या पर्सनली या टेक्स्ट बुक एंड टेक्स्ट के थ्रू आपको आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 21वें नंबर पर चार्ज नर्स की पोस्ट मौजूद है, जिसके लिए 1,17,000 पर मंथ सैलरी तकरीबन होगी। जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कम से कम आपका 3 साल की नर्सिंग होनी चाहिए विद 1 ईयर मिडवाइफरी कोर्स ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएनसी विद 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। 2 साल का एक्सपीरियंस और 3 साल की नर्सिंग और आपका जो है 1 साल का कम से कम मिडवाइफरी का कोर्स हुआ होना चाहिए। या उसके अलावा जो डिफरेंट जो है आईसीयू वार्ड का कोर्स आपके पास होना चाहिए। या उसके अलावा आपके पास जो है प्रेफरेबली विद स्पेशलाइजेशन इन रिस्पिरेटरी जो है थेरेपी। अगर आपका इंटरमीडिएट के साथ बीएस नर्सिंग हुआ तो आपकी रिस्पिरेटरी थेरेपी के साथ हो सिलेक्शन, तो भी आपका काम बन जाएगा। या आपका एमएससी हुआ हो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीएनसी से रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है। 22वें नंबर पर हमारे पास आगे टेक्नीशियन शुरू हो जाते हैं। टेक्नीशियन 1 का इनकी पोस्ट का नाम है, लेकिन डिफरेंट क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, इसके लिए हम टेक्नीशियन की बात ही कर लेते हैं। 22वें नंबर पर मौजूद है कि आपका टेक्नीशियन नर्सिंग, टेक्नीशियन कैथ लैब के, टेक्नीशियन डेंटिस्ट्री और डेंटिस्ट्री। ठीक है जी। उसके बाद टेक्नीशियन इको फीमेल टेक्नीशियन के लिए। उसके बाद टेक्नीशियन न्यूरोलॉजी नर्व कंडक्शन स्टडी ईईजी के लिए। और उसके अलावा जो टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, टेक्नीशियन रेस्पिरेटरी। और उसके अलावा आगे मैं आपको और भी दिखा देता हूँ और कौन कौन सी जॉब्स मौजूद हैं जी। अच्छी टेक्नीशियन 2 है ये। ठीक है जी। मैं पहले टेक्नीशियन 1 की बात कर लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको टेक्नीशियन 2 भी दिखा दूंगा। टेक्नीशियन 1 के लिए ये तमाम तर जो है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2, 4, 6 और 8 या 8 वैकेंसीज मौजूद है टेक्नीशियन 1 के लिए। डिफरेंट इसके अंदर लोग अप्लाई कर सकते हैं। 75,000 पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी बनती है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें से कोई एक भी अगर आपके पास होगी तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी फर्स्ट डिवीजन के साथ आपके पास होनी चाहिए, जिसके साथ आपका 2 साल का रेलिवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना जो है डिप्लोमा होना चाहिए। और 3 साल का कम से कम आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर सपोज आपकी फर्स्ट एफएससी फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई, उसके बाद आपका 2 साल का जो है नर्सिंग टेक्नीशियन का डिप्लोमा हुआ हुआ है, नर्सिंग की बात कर लेते हैं, या 2 साल का कैथ लैब का डिप्लोमा हुआ हुआ है, या 2 साल का डेंटिस्ट्री का हुआ हुआ है, या 2 साल का इको का हुआ हुआ है, या 2 साल का न्यूरोलॉजी, या 2 साल का फिजियोथेरेपी, या 2 साल का रेडियोलॉजी और रेस्पिरेटरी, कुछ भी। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो है गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड वो कोर्स है, उसके बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या उसके अलावा ये कि अगर आपके पास जो है एफएससी आपने किया हुआ है विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड। ठीक है जी। एफएससी किया हुआ है, 2 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ है, उसके अलावा आपको 4 साल का रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। 2 साल अच्छा 3 साल का एक्सपीरियंस भी आ गया, 4 साल का भी आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आ गया था हमारे पास कि जी मैट्रिक अगर आपने किया हुआ है और उसके साथ आपने, क्योंकि सारे कोर्सेज मैट्रिक बेस पर होते हैं, इसलिए वो मैट्रिक का भी ऑप्शन बीच में दे रहे हैं। अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ फर्स्ट डिवीजन में पास किया है और उसके बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा किया किसी भी फील्ड के अंदर जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मौजूद है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। या मैट्रिक साइंस के साथ आपने किया हुआ है और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा भी मौजूद है और 8 साल का एक्सपीरियंस मौजूद है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये मैट्रिक साइंस में किया हुआ है, 1 साल का डिप्लोमा आपके पास और 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 1 साल या 2 साल का अच्छा जी। सिंपल में मैं अगर इसको शॉर्ट लिस्ट करूँ तो इसमें सिंपल से ये कह रहे हैं कि अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ पास किया है और 1 साल का आपके पास डिप्लोमा है, तो कम से कम आपके पास 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड के अंदर। अगर आपने इंटर किया हुआ है और आपके पास 2 साल वाला डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ आपके पास 3 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। ठीक है जी। और इसमें आपकी सैलरी पर मंथ 75,000 बनेगी।
आगे जी हम टेक्नीशियन 2 की बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन 2 के अंदर हमारे पास सेम यही चीज़ें मौजूद हैं फिर दोबारा, लेकिन इसमें एक लेवल थोड़ा सा नीचे आ गया, जिसमें हमारे पास 30 से लेकर 37 तक 7 ये टेक्नीशियंस मौजूद हैं। टेक्नीशियन 2 के नाम से टेक्नीशियन 2, यानी कि ये थोड़ा सा लेवल कम हो गया। वो फॉर सपोज वो अगर 11वां ग्रेड है तो ये 9वां ग्रेड है, ठीक है जी। और टेक्नीशियन नर्सिंग, टेक्नीशियन कैथ लैब, टेक्नीशियन डेंटिस्ट्री और टेक्नीशियन इको, ये समझ लें कि उन टेक्नीशियंस के असिस्टेंट बन जाएंगे, ठीक है जी। इसके लिए पर मंथ सैलरी 63,000 बन रही है। इसके लिए भी सारे के सारे पोजीशन आप देख सकते हैं, नर्सिंग, कैथ लैब, डेंटिस्ट्री, इको, फीमेल टेक्नीशियन, न्यूरोलॉजी, नर्व कंडक्ट स्टडीज, सेम टू सेम वही पोस्ट हैं। फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी और रिस्पायरेटरी की टेक्नीशियन 2, ठीक है जी। इसके लिए एफएससी चाहिए, एफएससी के साथ 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपका ये है कि एफएससी फर्स्ट डिवीजन में हो और 1 साल का डिप्लोमा हो। मैट्रिक आपकी साइंस के साथ पास हो, 2 साल का डिप्लोमा हो इसके लिए भी, लेकिन उसके लिए अगर आपने मैट्रिक के साथ पास किया तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी कम अज़ कम, ठीक है जी। अगर आपकी मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन के साथ है, 1 साल का डिप्लोमा है तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैट्रिक साइंस के साथ है, 2 साल का डिप्लोमा है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैट्रिक साइंस के साथ है और 1 साल का डिप्लोमा है तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स जो भी हैं वो सारे पीएमडीसी यानी कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। फॉर द पोजीशंस सीरियल नंबर 20 ओनली 1 सेकंड डिवीजन नोट लास्ट। 20 नंबर पे कौन सी है जी, मैं 20 नंबर की पहले बात कर लूँ, फिर उसके बाद आगे हम इसकी बात करते हैं जी। 20 नंबर पर है जी मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी के लिए जी क्या बात है जी इन्होंने की मैं आपको इसकी थोड़ी सी एलोबरेशन कर देता हूँ कि जी ओके जी, मैं समझ गया इसकी बात, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर वो कहते हैं कि जी 20 नंबर की जो पोस्ट है ना, इन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है क्योंकि मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है या स्पेशलाइजेशन की हुई है, तो ठीक है जी। अगर स्पेशलाइजेशन तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी डिग्रीज लगती है, मैट्रिक, इंटर, एमबीबीएस और उसके बाद इनकी एफसीपीएस या जो भी इनकी स्पेशलाइजेशन होगी, 4 डिग्रीज बनती हैं, ठीक है जी। मैट्रिक, इंटर, एमबीबीएस और स्पेशलाइजेशन 4 चीज़ें हो गई, 4 हो गई। या अगर सिर्फ एमबीबीएस की बेस पे अप्लाई करें फिर भी 3 चीज़ें हो गई। इन 3 डिग्रीज में हर डिग्री में इनकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। किसी भी एक डिग्री में सेकंड डिवीजन हो तो चल जाएगा, लेकिन सेकंड डिवीजन के अंदर भी इनकी 50% से कम मार्क्स नहीं होनी चाहिए। अगर इनके पास 2 डिग्रीज में, तीनों डिग्रीज या तो फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी 2 डिग्रीज इनके फर्स्ट डिवीजन की है लेकिन एक डिग्री में इनका सेकंड डिवीजन है, जो सेकंड डिवीजन है उसकी जो मार्क्स परसेंटेज है वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी। आगे बात कर रहे हैं कि जो भी एक्सपीरियंस वगैरह की बात की जा रही है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं फॉर सपोज एमबीबीएस के साथ साथ किसी क्लिनिक पे भी काम कर रहे हैं, तो जी अगर उनका मिसाल तो 2025 में कोर्स कंप्लीट हुआ एमबीबीएस का और वो 2022 से काम कर रहे हैं तो 2025 तक उनका 3 साल का एक्सपीरियंस बन गया, तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। जब उनकी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड कंप्लीट हो जाएगी, जो भी हैं सारे कोर्सेज जितने भी हैं, जहाँ जहाँ भी एक्सपीरियंस उन्होंने रिक्वायर्ड किया है, चाहे टेक्नीशियन 2 है, टेक्नीशियन 1 है, एमबीबीएस है, स्पेशलाइज वाले हैं, सारों की बात चल रही है। अगर वो जिस भी डिग्री की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, उस डिग्री की बेस पे जो उनका एक्सपीरियंस है वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद काउंट किया जाएगा, उससे पहले का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि तमाम जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। रजिस्टर्ड कहाँ से होंगे जी, हायर एजुकेशन कमीशन से, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से, टेक्निकल बोर्ड से या नर्सिंग बॉडीज जो भी उनके कंसर्न इंस्टीट्यूशन हैं, कंसर्न बोर्ड हैं और कंसर्न बॉडीज़ हैं, वहाँ से होनी चाहिए, ठीक है जी। ओनली 1 सेकंड डिवीजन नॉट लेस देन 50%, ठीक है जी। अगर जैसे कि आपकी इन्होंने एमएस तक आपको बताया, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और एमएस 4 डिग्रियाँ हैं, 4 डिग्रियों में आपकी कोई भी एक ऐसी डिग्री हो, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या एमएस, आपकी जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, उन चारों डिग्रियों में से कोई भी एक डिग्री हो जिसके अंदर आपका सेकंड डिवीजन हो, लेकिन सेकंड डिवीजन भी 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। इन द इंटायर एकेडमिक करियर विथ मैट्रिक ऑनवर्ड इज अलाउड, यानी कि सारों में फर्स्ट डिवीजन रिक्वायर्ड है। हाँ, किसी भी एक में सेकंड डिवीजन हो तो वो कर सकते हैं अप्लाई, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड डिवीजन में भी कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है जी, यानी कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग हों। दूसरे नंबर पे एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, मैंने आपको जैसे ऊपर बता दी, जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है मींस एक्सपीरियंस ग्रांटेड आफ्टर डेट ऑफ अटेंडिंग द मिनिमम एक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन जो भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है सिर्फ उसी को काउंट किया जाएगा। ऑल रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस डिग्री सर्टिफिकेट मस्ट बी फ्रॉम एचईसी, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसी प्राइवेट डिग्री नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर डिग्री किसी यूनिवर्सिटी की है तो वो हायर एजुकेशन कमीशन से रजिस्टर्ड हो। अगर मैट्रिक और इंटर की है तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, डिफरेंट बोर्ड्स होती हैं हर, या किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड जो गवर्नमेंट का है वहाँ से रजिस्टर्ड हो। कोई आपका स्पेशल सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोई भी आपका स्पेशल जो भी टेक्निकल सर्टिफिकेट है वो टेक्निकल बोर्ड से रजिस्टर्ड हो। टेक्निकल बोर्ड भी गवर्नमेंट की जैसी होती है उनसे। इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट बॉडीज, उनका ही होना चाहिए। प्राइवेट जो भी बॉडीज हैं उनका एक्सपीरियंस या उनके सर्टिफिकेट्स जो हैं काबिल कबूल नहीं होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट प्रूफ कॉपीज ऑफ देयर डिग्री ड्यूली अटेस्टेड वेरीफाइड बाय द कंसर्न्ड इशूइंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडीज लाइक एचईसी, बीआईएसी, आईबीसीसी, ईटीसी। अब जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, फाइनल पे जो लोग पहुंच जाएंगे इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद, जो भी लोग सिलेक्टेड हो जाएंगे उनको कहा जाएगा कि ठीक है जी, ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटो कापीज प्रोवाइड करें, ड्यूली वेरीफाइड होनी चाहिए। अब वेरीफाइड कौन कौन सी होती है मैं आपको उसका भी बता देता हूँ।
कि आपकी अगर मैट्रिक और इंटर है तो वो आपकी BISE से होंगी और IBCC से होंगी। कैसे? आपकी मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और इंटर का पक्का सर्टिफिकेट आपका जो है, पहले आप जाएंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जो जिस एरिया का भी होगा, लाहौर होगा, कराची होगा, हैदराबाद होगा, मीरपुर खास होगा, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया आप उस बोर्ड में जाएंगे, वहाँ पर आप अपना चलान पे करेंगे और आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ये चारों डॉक्यूमेंट्स 2 से 3 हज़ार रुपये लेकर जो है वो कर देगा, वेरीफाई कर देगा कि जी अटेस्टेड, ये डॉक्यूमेंट जेली नहीं है, हमारे पास इनका रिकॉर्ड मौजूद है, ये ओरिजिनल है। यहाँ से फिर जाते हैं आगे IBCC, मैट्रिक और इंटर, सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक और इंटर के जो मार्कशीट और पक्का सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स पहले आपने BISE से करवा लिए, उसके बाद आपने IBCC यानी कि इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी जो होती है वहाँ पे जाते हैं। IBCC क्या करते हैं जी कि वाकई ये सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल हैं, BISE से वो तस्दीक करता है, क्योंकि पहले BISE से करता है इसको अटेस्टेड, उसके बाद IBCC करता है। ठीक है जी, IBCC के बाद आपका मैट्रिक और इंटर वेरीफाई हो गया, उसके बाद आता है आपका BSc ADS और जो भी आपके यानी कि 14 ईयर एजुकेशन, 16 ईयर एजुकेशन, 18 ईयर एजुकेशन, जो भी यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्रियां हैं इंटर के बाद वाली, वो सारी करते हैं हायर एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्टेड करवाने के लिए पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी से कंसर्न से आपने अपना सर्टिफिकेट लिया होता है, पास किया होता है, कोई भी डिग्री होती है, वो पहले वहाँ से अटेस्टेड करवाते हो, वहाँ करने के बाद फिर आप HEC भेजते हो। HEC वाले भी तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में आपकी डिग्री जो है वेरीफाई कर देते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपने कब प्रोवाइड करने, ज्वाइनिंग के वक्त प्रोवाइड करने, इसलिए जो भी लोग अपने आप को काबिल समझें कि हम इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, वो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स का ये प्रोसेस भी स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। कैंडिडेट हैविंग डन O लेवल A लेवल शुड प्रोवाइड इक्विवेलेंट मार्क सर्टिफिकेट गिवन बाय IBCC इन द एप्लीकेशन। जो भी कैंडिडेट्स ने मैट्रिक और इंटर की जगह पे O लेवल या A लेवल पास किया, उनको चाहिए कि वो इक्विवेलेंट मार्क सर्टिफिकेट IBCC इशू करता है O लेवल या A लेवल की जगह पे पाकिस्तानी होने की वजह से, तो वो अपना वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे, वो IBCC प्रोवाइड कर देगा। और IBCC में कौन कौन से एरियाज लगते हैं, किस किस एरिया का जो ऑफिस है वो कहाँ कहाँ पर है, इसकी जो है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगा। कंप्लायंस टू एडवर्टाइज क्राइटेरिया डज नॉट गारंटी शॉर्टलिस्टिंग। अगर आप इस सारे के सारे एडवर्टाइज की क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो, इसके बावजूद भी आपको इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इफ़ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट मस्ट प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया, फर्दर शॉर्टलिस्टिंग में बी कैरिड आउट द बेसिस ऑफ हायर ग्रेड्स इन रिस्पेक्टिव डिग्रीज। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आम सी हैं, इस चीज़ को तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो कि मैं ये क्यों कहना चाह रहे हैं वो लोग। ठीक है जी। उसके अलावा फर्दर ऐसी कोई चीज़ स्पेशली डिसिप्लिन एम्प्लॉयमेंट एट एनी स्टेज, अगर कोई आप फ्रॉड करेंगे, धोखा करेंगे या कोई भी ऐसी कोई नकली फेक मालूमात देंगे, तो आपको जो है किसी भी स्टेज पर निकाल दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्विस वाले NOC लेकर अप्लाई करें, ये सारा कुछ आपको पता चल गया। कॉरस्पॉन्डेंस टेस्ट इंटरव्यू के लिए आपको SMS या ईमेल कर दी जाएगी, वो ऑनलाइन अप्लाई के दौरान आप सारा कुछ प्रोवाइड कर देंगे उनको। अपना कोई भी एक्टिव और वैलिड ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया करें, ताकि जो है प्लीज़ डू नॉट प्रोवाइड पोर्टेड मोबाइल नंबर कन्वर्टेड फ्रॉम अनदर नेटवर्क, यानी कि कोई भी मोबलिंग का नंबर ना दें जो कि जोंग पे कन्वर्टेड हो, या जोंग का नंबर जो किसी भी यूफोन या टेलनॉर पर कन्वर्टेड नंबर ना दिया करें। ये भी उन्होंने कह दिया। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ब्लू बैकग्राउंड वाली आपने वो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर आपने अपलोड करनी है, जो कि JPEG के फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसका साइज़ 100 KB से ज़्यादा ना हो। अगर किसी को ये मसला आ रहा हो कि जिसकी फोटो 100 KB से ज़्यादा, तो 100 KB से विदिन कैसे करनी है, इसके लिए भी आप मुझसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए रब्ता कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट टू विथड्रा कैंसिल द पोस्ट चेंज, ये सारा कुछ वो खुद ही करते रहते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फ्रिंज सर्विस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग ऑफिशियल अकोमोडेशन, हायरिंग, पिक एंड ड्रॉप एंड मेडिकल फिटनेस, यानी कि तमाम तर चीज़ें आपको मिलती हैं। ऑफिशियली आपको अकोमोडेशन भी दी जाती है, हायरिंग भी की जाती है, उसके अलावा पिक एंड ड्रॉप भी दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी एज़ पर रूल्स आपको बहुत कुछ दिया जाता है। 1,60,000 सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी, 1,59,000 समथिंग। द पोस्ट आर प्योरली टेम्परेरी बट लाइकली टू बी कंटिन्यूड एज पर द इनफिनाइट पीरियड एंड indefinite period and will be government under contributory pension fund CPF बेसिस। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। प्रेफरेबल अपर एज लिमिट इज 30 ईयर। क्लोजिंग डेट, अच्छा क्लोजिंग डेट इसकी कौन सी है जी? 19 अक्टूबर 2025 तक जो भी कोई अप्लाई करे उसकी एज 30 ईयर से कम होनी चाहिए। ठीक है जी। TAD आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को ये तमाम तरह वेबसाइट दे दी गई है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 अक्टूबर 2025 है। तो दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।